नमस्कार साथियों। पीजीटी 2021 इसका क्वेश्चन पेपर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, जैसे यूपी पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मैंने यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के उन क्वेश्चंस को जो कि यूपी पीजीटी 2021 की परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए, अगर आप इस बार यूपी पीजीटी एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जैसे आप अपनी तैयारी करते टाइम, जैसे जो 2021 का पीजीटी एग्जाम हुआ, इनके क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही साथ आप टीजीटी के क्वेश्चन देख लीजिए। यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। इसी प्रकार से जो जीआईसी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है उसको आप देख लीजिए। जीडीसी का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और एक चीज छूट रहा है, यूजीसी नेट 2021, यूजीसी का 2021 का। तो इतने क्वेश्चन पेपर भाई आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप यूपी पीजीटी में शामिल होने वाले हैं 2022 की परीक्षा में, है ना। अच्छा, ये पेपर मैक्सिमम, इसमें से जितने भी आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो सभी के सभी पेपर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक, जिसका बड़ा अच्छा सा मैंने नाम रखा हुआ है अर्थशास्त्र मंच, ठीक है। तो अर्थशास्त्र मंच जो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। आप जाइएगा उस ग्रुप में और उसके फाइल सेक्शन में देखिएगा। जिस मंथ में जो एग्जाम हुआ था उस मंथ में जाकर के आप फाइल चेक करेंगे तो वहां से जो है जिस मंथ में एग्जाम हुआ था वहां पे जब आप जा करके फाइल चेक करेंगे तो वहां से आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया, नहीं इंस्टॉल किया, तो भाई कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन टाइप कीजिएगा, वहां से आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, टेस्ट सीरीज, तमाम चीजें हैं, आप जाकर के देखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सीधे मुद्दे पे, जिसके लिए इस वीडियो में हम लोग आज आए हुए हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि यूपी पीजीटी 2021 की परीक्षा में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। आपके सामने चार ऑप्शन है। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन रटा रटाए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है तो उसकी भी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। देखिए, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसीलिए जो है अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। यहाँ पे एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि स्थिर पैमाने के प्रतिफल कब होगा। तो आप कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहां पे आपने तीन कंडीशन पढ़ी होंगी। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 है तो क्या होगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है तो क्या होगा। अगर इक्वल टू 1 होता है तो वहां पे होता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रेटर देन 1 है तो ये होता है वृद्धिमान, ठीक है, और लेस देन 1 है तो ये होता है ह्रासमान। तो उम्मीद है कि अब आपको आपका आंसर जो है मिल चुका होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे पीजीटी हो चाहे यूजीसी हो, ये आता ही आता है। तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा कुछ खास है भी नहीं, इसकी विशेषताएं हैं, अच्छे से आप लोग पढ़िए। और किसी एक दिन मैं इस पे एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करूंगा पब्लिक आप सभी के लिए, तो वहां से तो सब कुछ कवर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसी को ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये यूपी पीजीटी 2021 में आया। इसी प्रकार से जो यूजीसी नेट 2021 में हुआ उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या करना है, चार सिद्धांत आपको दे रखे हैं और इनको बताना है कि कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया। तो देखिए, जब आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर थ्योरी पूरा वो चैप्टर, वहां पे आपने देखा होगा कि जो प्रगट अधिमान सिद्धांत है जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था, ये आया था सबसे बाद में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम दे देते हैं नंबर 4। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 1 पे आता है सबसे पहले माघ का नियम। माघ का नियम, ठीक है। माघ के नियम के बाद आपका आता है हौसमान सीमांत उपयोगिता का नियम। माघ के बाद कौन सा आता है,
हौसमान सीमांत उपयोगिता का नियम, और उसके बाद फिर आता है क्रमवाचक, और उसके बाद जो है ये प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका अच्छा कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले यानी कि मार्ग का नियम आएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा हौसमान सीमांत, उसके बाद फिर आपका आएगा क्रमवाचक, और फिर सबसे लास्ट में प्रकट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आमतौर पे आपको हिंदी मीडियम की बुक में जो है वो नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा कुर्सियानिस की बुक में। और सीधे बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब इसको रही बात सॉल्व करने की, तो किया जा सकता है एग्जैक्टली। फिलहाल चलिए इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। जब जिनके पास कुर्सियानिस की बुक है उसमें इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, और ये है उपयोगिता विश्लेषण में ऐसी स्थिति जो उपभोग संतुलन को दर्शाती, उपभोक्ता के संतुलन को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉर वाई इज इक्वल टू प्राइस फॉर एक्स एंड प्राइस फॉर वाई। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ये जो कुल मार्ग वक्र है ये कहां से शुरू होता है, तो जो कुल मार्ग वक्र है ये मूल बिंदु के ऊपर से शुरू होता है। आगे बढ़ेंगे, दो वस्तुओं x और y के बीच रूपांतरण की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा जो है रूपांतरण दर। अच्छा, मार्ग का नियम क्या कहता है? मार्ग का नियम कहता है, क्या कहेगा? मार्ग का नियम कहेगा कि अगर प्राइस में जो है वृद्धि हो रही है तो डिमांड में कमी होगी, और प्राइस में अगर कमी हो रही है तो डिमांड में जो है वो वृद्धि होगी। ये क्या कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन जब आप गिफिन वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्राइस में वृद्धि देखने को मिली तो डिमांड में भी वृद्धि देखने को मिली, वहीं अगर प्राइस में कमी देखने को मिली तो डिमांड में भी कमी देखने को मिली। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है लॉ ऑफ जो डिमांड होता है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी तो डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, और एक मार्ग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पे मार्ग की लोच क्या होती है इसको आपको बताना है। तो अगर आपको ध्यान होगा, एक इस तरह का डायग्राम आपने कहीं देखा होगा, कहीं जाना होगा, कहीं समझा होगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी जो है वो हो जाती है इनफाइनाइट। इस बिंदु पे इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है 0, यहाँ पे होती है इक्वल टू 1, यहाँ पे होती है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे होती है लेस देन। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो डिमांड फंक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे विभिन्न बिंदुओं पे मार्ग की लोच जो है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। तो समझ गए होंगे ना, इस तरीके से अलग अलग होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक अच्छा सा वीडियो इस पे बनाया कि गिफिन में जो है आय प्रभाव धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, क्या पूरी कहानी है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो होगा क्या? ये होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो है गिफिन वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से सदैव अधिक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो सदैव ही ऋणात्मक होता है। ये छोटी मोटी बातें आप याद रखिएगा, और जाकर के गिफिन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आपके लिए गिफिन कभी समस्या नहीं पैदा करेगा। ये विवादित क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2021 का, और इसका जो है ऑप्शन जो है आयोग ने जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, लीनियर आइसोक्रोन कर्व। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं कि साम में एक स्थिति होती है जहां पर, देखिए साम में कहां पे होगा? एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। सही लग रहा है, अगर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है मतलब वो कंज्यूमर जो है अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे है। इसी प्रकार से एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, ये भी सही बात है भाई, उत्पादक का ही मोटो ही होता है लाभ प्राप्त करना, मैक्सिमम लाभ प्राप्त करना। तो अगर इसको मिल रहा है मतलब ये भी स्थिति अच्छी है। एक फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करे,
इन तीनों ही स्थितियों को देखें अगर हम लोग, तो ये तीनों ही स्थितियां जो है वो साम्य को बता रही हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद फिर से एक आ गया आपका गिफिन वाला क्वेश्चन, और गिफिन क्वेश्चन में क्या होता है? गिफिन क्वेश्चन में होता है प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। प्रबल धनात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक और धनात्मक को लेके एक लंबी डिबेट चलेगी, लेकिन ये जो इसका राइट आंसर है वो है प्रबल धनात्मक आय प्रभाव। पूरक वस्तुओं है तो आड़ी लोच, आड़ी मांग की लोच क्या होती है? तो देखिए, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, काफी महत्वपूर्ण चीज है आपकी परीक्षा से। अगर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो सबसे पहले इसकी चर्चा किया था एक थॉमस मूर नाम के अर्थशास्त्री थे। क्या नाम था इनका? थॉमस मूर। उसके बाद इसमें जो है आते हैं, जो और योगदान देते हैं वो है आपके रॉबर्ट ट्रिफिन, ठीक है। और बाकी फिर क्रॉस इलास्टिसिटी के फार्मूला से भी अभी एक क्वेश्चन आया है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे सवाल ये है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, या इस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पूरक वस्तुएं हैं तो मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो देखिए, तीन स्थितियां यहाँ पे आपको देखनी होती हैं। एक तो होती है अनाश्रित या स्वतंत्र वस्तुएं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलिए यहाँ पे स्वतंत्र। स्वतंत्र वस्तुओं के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब ये जो मांग की आड़ी लोच होती है, तो स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होता है? यहाँ पे स्वतंत्र वस्तुओं के लिए शून्य होता है, ठीक है। स्थानापन्न के लिए, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होता है धनात्मक। और पूरक वस्तुओं की अगर हम लोग बात करें, पूरक वस्तुओं के लिए, पूरक वस्तुओं के लिए क्या होता है? पूरक वस्तुओं के लिए होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां होती हैं, और जहां से आपसे सवाल पूछ लेता है, तो अगर अपने क्वेश्चन पे आएंगे तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाता है। तीनों को याद रखिएगा, इन स्थितियों को। ये देखिए, इसका फार्मूला भी आ गया, मांग की आड़ी कीमत लोच क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। किताबों में आपको यहाँ पे मिलेगा डेल्टा क्यू ए अपान डेल्टा पी बी, ये बी है, ठीक है, इंटू पी बी अपान क्यू ए। किताबों में इस रूप में आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो है फार्मूला हो जाता है, याद रखिएगा। वैसे रिपीट तो कम ही चांस है कि करें। अब ये आपको मैच करना है, तो इसमें चलिए देखते हैं ब्याज का जो तरलता अधिमान सिद्धांत होता है, या तरलता पसंदगी सिद्धांत होता है, ये किन्स ने दिया है? तो ए का 2। अगर आप अपने ऑप्शन में आएंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए में 2 दे रखा है, तो बहुत ज्यादा आपको सोचने विचारने की जरूरत है नहीं, और ये आपका सही जवाब जो है मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तटस्थता वक्र पर विभिन्न संयोग क्या दर्शाते हैं? जब आपने इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा होगा, तो इंडिफरेंस कर्व में आपने यही जाना और समझा होगा कि ये जो विभिन्न बिंदु होते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर को जो होता है, संतुष्टि की बात करें तो समान संतुष्टि सभी बिंदुओं पे मिलती है, ठीक है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा समान संतुष्टि। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करते हैं? और ये जो तीनों ऑप्शन है, तीन के तीनों ही न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। कीमत भेद तब संभव है जब, देखिए आपने पढ़ा होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? एकाधिकारी फर्म में ये होता है। तो एकाधिकारी फर्म का मतलब ही होता है कि विक्रेता केवल एक ही होता है। तो बस और कुछ यहाँ पे सोचना नहीं है, बस सीधे आप इसमें जवाब लगाइए, आपका काम जो है वो कंप्लीट। इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? आपने जब साम्य की अवधारणा को पढ़ा होगा, ठीक है, साम्य की अवधारणा को देखिए, साम्य से भी आपसे क्वेश्चन पूछता ही पहुंचता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा? एक होता है स्थिर, फिर होता है अस्थिर, और तीसरा होता है तटस्थ या न्यूट्रल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है, इसमें नहीं आता है, और इसमें तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। मतलब संतुलन होगा लेकिन एक अलग ही लेवल पे हो जाएगा। तो इसमें आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका संतुलन का प्रकार नहीं है, बाकी तीन के तीनों है, तो यहाँ भी आपको सही जवाब जो है वो मिल जाता है। यूलर प्रमेय की बात करें तो जो यूलर प्रमेय है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, वितरण से संबंधित होता है।
और जब आप कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो यूलर प्रमेय को संतुष्ट करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एकाधिकारी शक्ति की कोटि को किस सूत्र से मापा जा सकता है? तो इसको मापने का जो सही फार्मूला है वो होता है P माइनस एम सी अपान पी। ये सब रटे रटाए क्वेश्चन है यार PYQ से। चलिए कॉफ डगलस फिर से आ गया। यहाँ पे बताना है कौन सा सत्य नहीं है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया यूलर प्रमेय संतुष्ट होती है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, इसका फलन इस तरीके का हो सकता है। लेकिन जब ये ऑप्शन आप देखेंगे प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक, तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रतिस्थापन की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है, यानी कि 1 के बराबर होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा इसका गलत जवाब। बाकी सभी के सभी हैं सही जवाब। कॉफ डगलस को अच्छे से पढ़िएगा, सवाल इससे पूछता ही पूछता है। जब श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, तो संतुलन की स्थिति में क्रेता एकाधिकारिक शोषण के बीच का अंतर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सीमांत मजदूरी और औसत मजदूरी जो है ये इन दोनों के अंतर से देखा जाता है। उसके बाद है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब, ये PYQ का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे। एक स्थिर साधन होता है और एक परिवर्तनशील साधन होता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विकुचित मार्ग वक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं, पाल एम स्विजी ने दिया था। इसमें कुछ जानना और समझना है नहीं, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अगर ऐसे चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा ऐसे विकुचन जैसा हो जाता था, तो यही था जो है विकुचित मार्ग वक्र, ठीक है। तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरना, अक्षों को स्पर्श न करना, एक दूसरे को नहीं काटना, यह सभी की सभी विशेषताएं हैं। लेकिन लंबवत रेखा होना ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का होता है। तो आपको ये भी जो है कन्फर्म है। शब्द संभाव्य अचंभा किससे संबंधित है? संभाव्य अचंभा जो है वो लाभ से संबंधित है। PYQ को अगर आप पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन वाकर द्वारा किया गया? वाकर द्वारा किसका प्रतिपादन किया गया? तो ये है इसका राइट आंसर अवशेष अधिकारी सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस बाजार में फर्म की सीमांत आय कीमत के बराबर होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये पूछा है किसके मॉडल में प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है? क्रूनो के मॉडल में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यहां से भी ये जो है आप कर ले जाएंगे। आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं जब उत्पन्न होंगी जब फर्में श्रम विभाजन लागू करेंगी। फर्में श्रम विभाजन। वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिए जाने वाला प्रतिफल है। मुफ्त मकान, चिकित्सा मुफ्त, सभी के सभी इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कुल आभास लगान बिल्कुल क्लियर, इसका फार्मूला है TR माइनस TVC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल, सॉरी हाँ TR माइनस TVC, सही तो है TR माइनस TVC। ठीक है, तो ये आपका जो है आभास लगान हो जाता है जिसे मार्शल ने दिया था। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो वहां से आपका जो है ये कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति क्या दर्शाता है? मुद्रा की मांग का वक्र जो है वो पूर्ण लोचशील होता है। ये क्या दर्शाएगा? तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति को। ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया है ना। इसके बाद अगला जो इसका इस सीरीज का अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ट्रेड को करेंगे, ऐसे एक एक यूनिट करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, इसको समझिएगा, कोई गलती हो तो कमेंट में बताइएगा, कुछ भी पूछना हो तो भी आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो जो कि यूपी पीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया था। इस वीडियो में इतनी ही बातें, मिलते हैं अगले इसके पार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड के क्वेश्चंस के साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।